टॉपिक की बात करते हैं हम, हुक्स लॉ अप्लाइड टू हेलिकल स्प्रिंग। रॉबर्ट हुक ने एक और लॉ दिया था जो कि हुक्स लॉ के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन ये हेलिकल स्प्रिंग के बारे में था। हेलिकल स्प्रिंग आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये बिल्कुल वही स्प्रिंग है जो आपने भी देखा हुआ है। इसको हेलिकल स्प्रिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है कि जब हम इसको डिस्टर्ब करते हैं तो इसकी एनर्जी कभी कंजर्व होती है और कभी ये एनर्जी को एमिट करता है, और जब हम इसमें लोड डालते हैं तो ये एक्सटेंड हो जाता है, इसका साइज़ बढ़ जाता है, और जब हम इससे लोड हटा लेते हैं तो इसका साइज़ रिड्यूस हो जाता है। तो इसको हेलिकल स्प्रिंग कहा जाता है, ये जो आपके सामने फिगर में मौजूद है। अब ये हेलिकल स्प्रिंग अगर आप नोट करें तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ये कहता है कि टेंशन इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। टेंशन एक्सटेंशन के प्रोपोर्शनल है, या आप ये भी कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन आप फोर्स ले सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि स्प्रिंग के स्ट्रेचिंग के वक्त अप्लाई हो रही है, और एक्सटेंशन हम डिस्टेंस को कह रहे हैं, या जितना ये स्प्रिंग एक्सटेंड हो रहा है उसको हम एक्सटेंशन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। एक्सटेंशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और फोर्स को टेंशन को हम एफ से शो करेंगे। तो फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर आपके सामने मौजूद है। फर्स्ट स्प्रिंग अगर आप नोट करें तो फर्स्ट स्प्रिंग बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, यानी कि यहाँ पर इस पर कोई फोर्स मौजूद नहीं है, हमने इस पर कोई भी लोड अप्लाई नहीं किया। लेकिन सेकंड फिगर आप देख सकते हैं, सेकंड फिगर में हमने क्या किया, इस पर लोड इंक्रीज़ किया। ये येलो कलर का जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लॉक, यहाँ पर ये इसके वेट को इंक्रीज़ कर रहा है और इसका साइज़ एक्सटेंड हो गया, यानी नॉर्मल पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये हटकर एक न्यू पोजीशन पर आ गया जहाँ पर इसका डिस्टेंस बढ़ चुका है। इसके बाद थर्ड वाला अगर आप देखें तो थर्ड वाले में हमने मज़ीद लोड इंक्रीज़ किया, जहाँ हमने एक स्लॉट डाला था, यानी एक हमने ब्लॉक यूज़ किया था, वहाँ हमने 2 वेट्स इसमें डाल दिए। 2 वेट्स डाले तो स्प्रिंग मज़ीद एक्सपेंड हो गया और उसका साइज़ मज़ीद बढ़ चुका है। तो इससे हमें ये मालूम होता है कि जैसे जैसे हम फोर्सेस बढ़ाते जा रहे हैं, यानी डाउनवर्ड फोर्स बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे गैप बढ़ता जा रहा है, यानी स्प्रिंग में एक्सटेंशन बढ़ती जा रही है। ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अगर आप नोट करें तो स्प्रिंग की जो एक्सटेंशन हो रही है वो डाउनवर्ड हो रही है, और जो फोर्स अप्लाई हो रही है वो हम ये भी कह सकते हैं कि अपवर्ड अप्लाई हो रही है, क्योंकि स्प्रिंग में स्ट्रेचिंग, या आप ये कह सकते हैं कि टेंशन बढ़ती जा रही है क्योंकि स्प्रिंग वर्टिकली हैंग हुआ हुआ है। तो टेंशन कब बढ़ती है, जब एक्सटेंशन बढ़ेगी, या आप कह सकते हैं जब लोड बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, वैसे वैसे फोर्स भी बढ़ती जाएगी। इसी तरह अगर आप बात करें, आप ये कहते हैं कि अगर हमारे पास स्प्रिंग अपवर्ड एक्सपैंड हो रहा है, यानी इसमें जो एक्सपेंशन हो रही है वो अपवर्ड हो रही है, वो इस तरह हो रही है, तो इसकी फोर्स, या आप कह सकते हैं इसका वेट, वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड लग रहा है। तो फोर्स और एक्सटेंशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे, जिस वजह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो हमने रिलेशन लिया है, दैट एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, यानी जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ज़्यादा स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगी। इसके बाद अब फोर्स एज इट इज़ आ गया, प्रोपोर्शनल की जगह आ गया इक्वल्स टू और कांस्टेंट। कांस्टेंट यहाँ पे आप देख सकते हैं, कांस्टेंट यहाँ पर कांस्टेंट फैक्टर भी कहते हैं इसको, और यहाँ पर इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहा जाता है। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट किया जाता है, एक्स यहाँ पर एक्सटेंशन है और एफ यहाँ पर फोर्स है। अब जब मैंने प्रोपोर्शनल हटाया तो इक्वल्स टू और कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट यहाँ पर के ले रहे हैं। ये जो के है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। अगर हम इसका यूनिट चेक करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और डिस्प्लेसमेंट, या आप कह सकते हैं एक्सटेंशन का यूनिट मीटर होता है। तो अब के का यूनिट चाहिए, तो के का यूनिट चाहिए तो यहाँ पर फोर्स का न्यूटन, और एक्स यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो डिवाइड में चला जाएगा तो इसका मीटर। इसका मतलब के का यूनिट क्या आ गया, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर इज द एसआई यूनिट फॉर स्प्रिंग कांस्टेंट। और बाकी यहाँ पर ये जो माइनस साइन यूज़ हो रहा है, ये क्यों यूज़ किया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि फोर्स और एक्सटेंशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में, यानी इनकी डायरेक्शंस सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। तो F इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई स्प्रिंग होगा और उस पर वेट हैंग किया जाएगा, या वेट अप्लाई किया जाएगा, या लोड डाला जाएगा, तो उस वक्त वो फोर्स जितनी होगी हम उसको इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 2 बातें की, एक तो मैंने बात की फोर्स की, एक मैंने बात की एक्सटेंशन की, और ये कहा कि दोनों फोर्स और एक्सटेंशन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और
यहाँ पर ये एक और चीज़ आई जो कि मैंने बताई है, स्प्रिंग कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम के से इंडिकेट करते हैं, और यहाँ पर इसका जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर है। तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक था, इट इज़ डन। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब डिस्कस करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर की उर्दू मीनिंग आपको मालूम है, इसको हम कहते हैं दबाव। तो बिल्कुल ये इसी तरह ही है। प्रेशर क्या है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि ये तो स्ट्रेस भी था, स्ट्रेस भी यही था कि फोर्स एक्ट हो रही है यूनिट एरिया पर, लेकिन इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। माइनर डिफरेंस ये है कि स्ट्रेस जो था वो इंटरनल फोर्स थी, यानी इंटरनली बॉडी फोर्स अप्लाई कर रही थी अपने आप को रीगेन करने के लिए, डिफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए। लेकिन प्रेशर जो है ये आउटर भी हो सकता है, ये इंटरनल भी हो सकता है। आउटर भी कोई किसी बॉडी पर प्रेशर लग सकता है, आउटर फोर्स भी अप्लाई हो सकती है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं ये मार्कर है इसको मैं ग्रिप आउट कर रही हूँ बहुत टाइटली, तो इस पर प्रेशर प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो भी क्या है? एक तरह से फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है। तो यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है स्ट्रेस और प्रेशर में, लेकिन ये भी क्या है? ये भी फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है। अब यहाँ पे इसका सिंबल देख सकते हैं आप, सिंबल इसका P होता है, फॉर्मूला इसका P = F/A होता है, क्योंकि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, तो यहाँ पर का मतलब अपॉन है और फोर्स है और यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही है, तो F/A आ गया। इसके अलावा यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूले के बाद इसका यूनिट इसका होता है, अब फॉर्मूले से ही निकाल सकते हैं। जैसे हमने स्ट्रेस का यूनिट निकाला था, फोर्स का यूनिट न्यूटन, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम पास्कल के इक्वल भी लेते हैं। पास्कल इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट विच डिस्कस्ड मोर अबाउट प्रेशर। इस वजह से यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के पास्कल के इक्वल लिया जा रहा है, ये उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से लिया जा रहा है। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, द लार्जर द एरिया, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा, यानी एरिया और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हैं प्रेशर मल्टीप्लाई में, यानी ऊपर है न्यूमरेटर के तौर पर है और एरिया डिनोमिनेटर के तौर पर है। तो अगर आप देखें तो इनमें इन्वर्स रिलेशन बनता है, और फोर्स और प्रेशर में डायरेक्ट रिलेशन बनता है, यानी कि फोर्स ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, फोर्स कम प्रेशर कम। लेकिन एरिया ज़्यादा प्रेशर कम और एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एरिया कम हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्रेशर बढ़ता है जब एरिया कम होता है। इसी को हम प्रूव करेंगे। यहाँ पर एक कंपैरिजन दिया हुआ है, वुमेन वेयरिंग हाई हील्स एंड एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट। यहाँ पे दो चीज़ों का कंपैरिजन है, यानी कि एक ऐसी लेडी जिसने हाई हील्स पहनी हुई हो, तो उन हाई हील्स पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो ज़्यादा एक्सर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर हम एलिफेंट की बात करें और वो एलिफेंट अपने 1 फुट पर खड़ा हुआ हो। तो एलिफेंट का मास इतना ज़्यादा होता है, ये चीज़ बहुत हैरानकुन है कि इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी और इतना ज़्यादा वेट होने के बावजूद भी उसका प्रेशर कम है अगर वो 1 फुट पर भी खड़ा हुआ है तो। लेकिन अगर एक लेडी की बात की जाए, एक औरत की बात की जाए जिसने हाई हील्स पहनी हुई हैं, तो वहाँ पर उसका उन हाई हील्स पर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही, जैसे मैंने रीज़न बताया कि जब एरिया ज़्यादा होता है तो प्रेशर कम, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम, प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो कंपैरिजन बिटवीन प्रेशर एक्सर्टेड बाय वुमेन वेयरिंग हाई हील्स एंड एन एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, इसको हम अब मैथमेटिकली देखते हैं। मैंने सपोज किया यहाँ पर जो बुक के अकॉर्डिंग था, वेट ऑफ वुमेन लेट सपोज हम कह रहे हैं 500 न्यूटन है, और उसके जो एरिया ऑफ हील है, उसने जो हील पहनी हुई है उसका एरिया 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। एरिया आपको अच्छे से मालूम है, एरिया इक्वल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि लेंथ भी यही है, ब्रेथ भी यही है। दोनों को हमने सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट किया, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं 100 से। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको 100 से डिवाइड किया। जब 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 0.1 मीटर और यहाँ भी आ गया 0.1 मीटर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 1 एक्सपोनेंट -4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है एरिया, मीटर और मीटर ऐड होकर मीटर स्क्वायर बन गया। तो ये एरिया आ गया। अब एरिया और इस वेट की मदद से, ये वेट जो है यहाँ पे फोर्स है, इसको हम वेट ले रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसका
प्रेशर मालूम करेंगे तो प्रेशर मालूम करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ किया, कैपिटल P इज इक्वल्स टू F अपॉन A। F यहाँ पर 500 दिया हुआ है, यानी जो फोर्स है यहाँ पे वो वेट है वो 500 दिया हुआ है, और एरिया यहाँ पे 1 एक्सपोनेंट -4 दिया हुआ है। इसके बाद अब हम जब इनको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 एक्सपोनेंट 6 होगा। आप खुद डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हैं। अब ये जो आंसर है 5 एक्सपोनेंट 6, अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो इट मीन्स दैट आफ्टर 5 6 zeros आर देयर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रेशर यहाँ पर आया है ये तकरीबन 50 लाख पास्कल्स आया है। यानी अगर एक वुमेन है जिसका वेट 500 न्यूटन होता है और उसके हील का एरिया 1 एक्सपोनेंट -4 होता है, तो वहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है वो तकरीबन 50 लाख तक होता है। इसी तरह अगर हम कंपेयर करें वेट ऑफ एन एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, वो हम कंपेयर करें तो वहाँ पर उसका वेट ज़्यादा होगा। वुमेन का वेट 500 था तो एलिफेंट का बहुत ज़्यादा, एलिफेंट का हमने लिया 54,000 न्यूटन यहाँ पे हमने वुमेन का लिया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एरिया ऑफ फुट, उसके 1 फुट का जो एरिया था वो 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर था। तो इस 30 सेंटीमीटर को अब हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, तो यहाँ पे मीटर्स में कैसे कन्वर्ट होगा, डिवाइड बाय 100। ये भी कैसे होगा, डिवाइड बाय 100। तो 30 को हमने डिवाइड किया 100 से तो आंसर आया 0.3 मीटर, और यहाँ पर भी 30 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ गया 0.3 मीटर। हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि हमने सेंटीमीटर से मीटर्स में कन्वर्ट किया है। वैल्यूज आ गए 0.3 मीटर इंटू 0.3 मीटर। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 0.09 मीटर स्क्वेयर। अब यहाँ पर जब हम इसे डिवाइड करेंगे प्रेशर फाइंड करने के लिए तो 54,000 आ जाएगा। 54,000 को जब हम 0.09 से एरिया की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ गया 6 लाख पास्कल्स। तो 6 लाख पास्कल ये हमारे पास आ रहा है एलिफेंट का वेट की वजह से प्रेशर, और यहाँ पर जो 50 लाख आया ये आया विमेन की वजह से। यहाँ पर इसे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे ये 1/100 था, तो यहाँ पर जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये 0.01 आएगा। उसी तरह यहाँ पर भी ये आएगा 0.01। ये 0.01 को जब आप में मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 1 एक्सपोनेंट -4 आएगा। यहाँ पर जीरोस में सीख दे। तो अब अगर आप देखें इन दी कंक्लूजन अगर आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे आया 50 लाख, यहाँ पे आया 6 लाख। तो 50 लाख और 6 लाख बहुत बड़ा डिफरेंस है, यहाँ पर इवन टेंस में डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये है, ये हमने प्रूफ किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन कि जब एरिया ज़्यादा था, अगर हम एलिफेंट की बात करें तो उसके फुट का एरिया ज़्यादा था और उसका वेट भी ज़्यादा था। दोनों चीज़ें ज़्यादा होने की वजह से हमारे पास जो आंसर आया वो कम आया, वो छोटा आया एज़ कम्पेयर टू विमेन वेयरिंग हाई हील्स। यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर जो आपके पास प्रेशर आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है। ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि हील्स का जो एरिया था वो कम था और वुमेन का वेट भी कम था। तो हमने यहाँ पे जब आंसर निकाला तो आपके सामने 50 लाख आया। तो इससे हमने ये प्रूव किया कि अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, और अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो एरिया कम होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया। Now let's move towards the Pascal's law. Let's discuss about Pascal's law. Pascal's law क्या है, आपके सामने पिक्चर मौजूद है, इसके थ्रू आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्टेटमेंट लिखी हुई है, इफ़ प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन अ लिक्विड द लिक्विड ट्रांसमिट्स इटसेल्फ इक्वली इन ऑल डायरेक्शन। इट मीन्स दैट व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, जब भी प्रेशर अप्लाई किया जाएगा ऐसे कंटेनर पर जिसमें लिक्विड मौजूद हो, तो उस लिक्विड पर प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से वो लिक्विड ऑल डायरेक्शन यानी चारों डायरेक्शन या जितनी भी डायरेक्शन मौजूद होंगी उसके लिए अवेलेबल होंगी, उन डायरेक्शन में वो ट्रांसफ़र कर जाएगा। अब यहाँ पर आपके सामने फिगर मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है, एक स्फेरिकल कंटेनर है। इस स्फेरिकल कंटेनर पर एक पिस्टन मौजूद है, वो पिस्टन उस पर प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। पिस्टन वो डिवाइस होती है, आप कह सकते हैं इट इज़ अ डिवाइस बाय विच वी कैन अप्लाई द प्रेशर ऑन द लिक्विड। तो यहाँ पर ये एक पिस्टन मौजूद है और इसके बाद हम इससे प्रेशर अप्लाई करेंगे टॉप पर। जब प्रेशर टॉप पर अप्लाई किया जाएगा तो आप देख सकते हैं इस कंटेनर पर होल्स मौजूद हैं। तो इस होल्स से, क्योंकि कंटेनर जो है वो पूरा लिक्विड से फिल हुआ है,
तो ये जो प्रेशर है ये चारों तरफ एक्सर्ट होगा और ये इस लिक्विड को ट्रांसफ़र करेगा सारी डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये जो होल्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस कंटेनर में, इन होल से ये लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर स्पेस था ही नहीं, इस कंटेनर में स्पेस नहीं था, लेकिन जब हमने इसको प्रेस किया तो प्रेस करने की वजह से यहाँ पर होल्स में से वो लिक्विड फ्लो कर रहा है। इसी तरह की एक डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद है, सिंध बुक में भी मौजूद है, वो उसको आप देख सकते हैं। उसमें इसी तरह की एक फिगर बनी हुई है जो कि पास्कल्स लॉ को हाईलाइट कर रही है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये जो लॉ पास्कल ने डिस्कवर किया है, ये लॉ यूज़ कैसे होगा। तो इसको हम यूज़ करते हैं, इसको हम अप्लाई करते हैं सेवरल डिवाइसेस में। तो यहाँ पर एक डिवाइस या एक एप्लीकेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? हाइड्रोलिक लिफ्ट हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है इसकी जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, स्मॉल फोर्सेस को लार्ज फोर्सेस में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सेकंड फिगर में आपके सामने दो टनल्स मौजूद हैं, दो ट्यूब्स मौजूद हैं। एक ट्यूब से क्या कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो स्मॉलर ट्यूब है, और जो दूसरी वाली साइड है उसका दूसरा सिलेंडर है, दूसरा जो उसकी ट्यूब है वो एक लार्जर एरिया रखती है। अब यहाँ पर जब हम स्मॉलर ट्यूब से फोर्स अप्लाई करेंगे तो स्मॉलर ट्यूब से फोर्स अप्लाई की जाएगी, तो क्योंकि वो स्मॉलर एरिया पर है तो वो स्मॉल होगी। इसके बाद ये फोर्स बाय द लिक्विड, अब इसके अंदर लिक्विड मौजूद है, वो लिक्विड हम कह सकते हैं कोई भी लुब्रिकेटिंग ऑयल हो सकता है या वाटर भी हो सकता है, तो उस पर वो अप्लाई होगी। और उस पर अप्लाई होने की वजह से, क्योंकि लिक्विड कैन ट्रांसफर द प्रेशर, तो वो जो प्रेशर वहाँ पर प्रोड्यूस होगा, तो जब लिक्विड मूव करेगा तो उसके साथ प्रेशर प्रोड्यूस होना शुरू होगा, और जब वो लार्जर कंटेनर की तरफ या लार्जर ट्यूब की तरफ जाएगा तो वो प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि वहाँ पर जो आप देख सकते हैं जो कार मौजूद है उसको भी वो अपलिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जहाँ पर ये कार सर्विसेज के लिए या कह लें कार वॉशिंग के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पर हमें कार को ऊपर उठाना होता है या ऊपर लिफ्ट करवाना होता है। तो वहाँ पर हम स्मॉल फोर्सेस के थ्रू, स्मॉल ह्यूमन फोर्सेस के थ्रू एक तरह से फोर्स को बढ़ाकर इतनी फोर्स कर देते हैं कि वो कार को आसानी से अपलिफ्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपके सामने मौजूद है कि प्रेशर किसके इक्वल होगा, फोर्स अपॉन एरिया के। तो यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि वो प्रेशर दो फोर्सेस की वजह से होगा, तो दो फोर्सेस, एक स्मॉलर ट्यूब की फोर्स है, एक लार्जर ट्यूब की फोर्स है, एक स्मॉलर सिलेंडर है, एक लार्जर सिलेंडर है। तो स्मॉलर ट्यूब जो है उसके लिए हम ले रहे हैं फोर्स F1 और उसका एरिया ले रहे हैं A1। इसी तरह जो लार्जर ट्यूब है, जो लार्जर एरिया रखती है, उसको हम ले रहे हैं F2 और A2। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास सेकंड फोर्स है जो कि ज़्यादा बढ़कर इतनी आ रही है कि वो किसी भी कार को अपलिफ्ट करवा सकती है, तो वो फोर्स कितनी होगी उसको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने सपोज किया कि दोनों के प्रेशर्स इक्वल हैं, यानी जो स्मॉलर ट्यूब थी और जो लार्जर ट्यूब थी दोनों के प्रेशर हमने इक्वल कंसीडर किए, जिसकी वजह से यहाँ पर F1 अपॉन A1 इज इक्वल्स टू F2 अपॉन A2 आ रहा है। अब यहाँ पर ये A2 यहाँ पर डिवाइड में था, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में चला गया, यहाँ पर इसके साथ ही F1 की जगह यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इनको हमने इनकी पोजीशंस को चेंज कर दिया, A2 ऊपर चला गया और F1 नीचे आ गया। इसके बाद ये F2 अपॉन F1 हो गया, तो इसको हमने पहले लिखा, और ये A2 अपॉन A1 था तो इसको हमने बाद में लिखा। इसके बाद ये F1 यहाँ पे डिवाइड में था तो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो F2 किसके बराबर आ गया, A2 अपॉन A1 मल्टीप्लाई बाय F1। इसका मतलब ये है कि F2 हमारे पास F टाइम्स ऑफ A2 A1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि F2 बड़ा होगा एज कंपेयर टू F1। तो ये बड़ा होगा, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि जब फर्स्ट ट्यूब से प्रेशर अप्लाई किया जाता है स्मॉलर फोर्सेस के थ्रू, तो वो प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि फोर्स बढ़ रही है। तो जब फोर्स बढ़ेगी, जैसे कि आपको पता है फोर्स न्यूमरेटर है इन प्रेशर्स फॉर्मूला, तो जब ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है आंसर भी हमारे पास बड़ा आएगा। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, जब न्यूमरेटर बढ़ता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है तो आंसर बड़ा आता है, और जब डिनोमिनेटर बढ़ता है और न्यूमरेटर छोटा होता है तो आंसर मज़ीद छोटा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने फर्स्ट एप्लीकेशन डिस्कस कर ली हाइड्रोलिक लिफ्ट की। ये पास्कल्स लॉ आई होप पूरा कंप्लीट हो चुका है, यू हैव अंडरस्टूड इट। नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक।